नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10 का NCERT अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। दोस्तों, आप भी अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या BPSC की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा ही लाभदायक होने वाला है, बड़ा ही यूजफुल होने वाला है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में GS से क्वेश्चन रहता है जो कि NCERT बुक से लिया जाता है। मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए NCERT सीरीज के तहत वर्ग 6 से 10, 6 से 12 तक के सभी विषयों का NCERT नोट्स एवं वन लाइनर लेके उपस्थित होता हूं, जो आपके लिए बड़ा ही यूज़फुल है। तो आइए शुरू करते हैं इसी कड़ी में आज वर्ग 10 का अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, ऊर्जा क्या है या ऊर्जा किसे कहते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले है इसमें ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का कभी ह्रास नहीं होता, ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। दूसरा है ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह एक लंबी अवधि यानी एक लंबा समय तक तथा सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करती है। ऊर्जा का स्रोत जैसे हमारा सूर्य का प्रकाश हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, ये सभी हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। लकड़ी, ये सभी हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। अब हमें है कि ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। पहला, खाना बनाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यातायात के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और मशीनों को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और है उद्योग और कृषि कार्य के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के हम लोग इन सभी कार्यों का अच्छी तरह से संपादन नहीं कर सकेंगे। आइए आगे देखते हैं ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण। ऊर्जा के जो उत्तम स्रोत हैं, ऊर्जा के जो बढ़िया स्रोत है, उसका लक्षण क्या है। पहला, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। प्रति एकांक द्रव्यमान क्या करे, अधिक कार्य करे। सस्ता एवं सरलता से सुलभ हो, जो मिलने में आसान हो, सस्ता हो और सुलभ हो। भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, भंडारण और परिवहन में आसान हो। चौथा, प्रयोग करने में आसान और सुरक्षित हो, और जब हम उस चीज का प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करना भी आसान हो और क्या हो, सुरक्षित हो। और पांचवा है पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। तो सबसे उत्तम ऊर्जा का स्रोत वही है जो कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। आइए देखते हैं ईंधन क्या है। ईंधन वह पदार्थ है जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है, ईंधन कहलाता है। ईंधन क्या है, ईंधन वह पदार्थ है जो जलने पर ऊष्मा और प्रकाश देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। अच्छा ईंधन के क्या गुण होने चाहिए। पहला तो ये उच्च क्लोरोफिक माप होना चाहिए। दूसरा, अधिक धुआं हानिकारक गैस उत्पन्न ना करे। वह ईंधन जो अधिक धुआं और हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करे, अच्छा ईंधन कहलाएगा। तीसरा है माध्यम ज्वलन ताप हो, मध्यम ज्वलन ताप हो, ना ज्यादा तेजी से जले और ना धीरे धीरे जले। चौथा है सस्ता व आसानी से उपलब्ध हो, जो ईंधन आसानी से और सस्ता उपलब्ध होगा वो अच्छा ईंधन कहलाएगा। पांचवा है आसानी से जले। छठा है भंडारण व परिवहन में आसान हो, ईंधन का परिवहन और भंडारण आसानी से हो सके। आइए देखते हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के क्या क्या स्रोत है। पहला है ऊर्जा के दो स्रोत है, पहला पारंपरिक स्रोत और दूसरा वैकल्पिक और गैर पारंपरिक स्रोत। पहला क्या है, पारंपरिक स्रोत है और दूसरा वैकल्पिक और गैर पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक स्रोत में आ जाता है जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल
दूसरा है तापीय विद्युत संयंत्र, तीसरा है जल विद्युत संयंत्र, चौथा है जैव मात्रा या बायोमास, पांचवा पवन ऊर्जा। और वैकल्पिक गैर पारंपरिक स्रोत में पहला ऊर्जा सौर ऊर्जा है, सौर कुकर और सौर पैनल इससे तैयार होता है। दूसरा है समुद्रों से ऊर्जा, ज्वारीय या तरंग महासागरीय। चौथा है भू तापीय ऊर्जा और पांचवा है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा हमें गैर पारंपरिक स्रोत से मिलते हैं। अब ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं? ऊर्जा का जो है पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा के वे स्रोत जो जन साधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए जाते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा का वह स्रोत जो जन साधारण यानी मनुष्य के द्वारा वर्षों से किया जा रहा है वह क्या कहलाएगा? पारंपरिक स्रोत कहलाएगा। उदाहरण जैसे जीवाश्म ईंधन और बायोमास। जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म से प्राप्त होने वाला ईंधन क्या कहलाएगा? जीवाश्म ईंधन कहलाएगा। जैसे कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल ये सभी क्या है? केरोसिन, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। दूसरा है लाखों वर्षों में उत्पादन, सीमित भंडारण, अनवीनीकरणीय स्रोत। अनवीनीकरणीय स्रोत क्या है कि एक बार अगर खत्म हो गया तो इसको हम पुनः तैयार नहीं कर सकते हैं। इसको पुनः तैयार होने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। वैसे स्रोत को अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है और इसका जो भंडार है वो सीमित है। इसलिए हमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये स्रोत अगर खत्म हो गए तो फिर हजारों करोड़ों बाद फिर उपलब्ध होंगे। दूसरा, भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है जो वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक बने रहेंगे। 6% भी अगर हम कोयला का भंडार का यूज करेंगे तो वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम कितना 250 वर्षों तक ये भंडार रहेगा। उसके बाद ये सारा भंडार खत्म हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। जीवाश्म ईंधन जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण या हानियाँ। जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या प्रदूषण होगा, क्या हानि होगा, उसको देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, जो कि जल एवं मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है। दूसरा है उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है, जिससे धरती पर अत्यधिक गर्मी हो जाती है। ये जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग हम लोग करते हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करता है, जो कि हमारा ओजोन परत का क्षति करता है और धरती पर इससे हमको क्या होगा? अधिकतम गर्मी महसूस होती है। जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने का उपाय, दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करना। दहन का जो प्रक्रम है उसकी दक्षता में क्या करना होगा? वृद्धि करना होगा। दूसरा है विविध तकनीकों का प्रयोग करना होगा। दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैस के वातावरण में पलायन को कम करना होगा, यानी हम जो ईंधन जलाएंगे उससे जो गैस निकलेगा उसको वातावरण में फैलने से रोकना होगा। आइए आगे देखते हैं तापीय विद्युत संयंत्र क्या है। तापीय विद्युत संयंत्र क्या है? पहला, जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। जीवाश्म ईंधन को जला देते हैं तब तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न करती है। दूसरा, तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं, जिससे परिवहन पर होने वाला व्यय को कम कर सके। जिससे क्या है? परिवहन पर होने वाला व्यय कम हो सके। तीसरा है कोयला तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। कोयले तथा पेट्रोलियम को की अपेक्षा विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है।
जल विद्युत संयंत्र क्या है, आइए इसको देखते हैं। पहला है जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। जल विद्युत संयंत्र क्या करता है, गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को, यानी जल की जो गिरती हुई धारा है उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबंध है, क्योंकि जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है, इसलिए बांध बनाकर जल को नीचे गिराया जाता है। तीसरा है भारत में ऊर्जा की मांग का 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से की जाती है। अब इसका लाभ देख लेते हैं, जल विद्युत संयंत्र से क्या लाभ है। लाभ हो जाएगा, पहला पर्यावरण को कोई हानि नहीं है इससे, जल विद्युत संयंत्र को कोई हानि नहीं है। दूसरा, जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी एक बार खत्म हो गया तो हम इसको पुनः तैयार कर सकते हैं। तीसरा, बांधों के निर्माण से बाढ़ रोकना तथा सिंचाई करना सुलभ हो जाएगा। हम बांध बनाकर पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जा सकते हैं। अब हानि क्या है इसको देख लेते हैं। बांधों का निर्माण से कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाएगा। तीसरा, पेड़ पौधे वनस्पति का जल में डूबने से अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने से मीथेन गैस उत्पन्न होना, जो कि ग्रीन हाउस के लिए खतरनाक है। चौथा, विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास की समस्या होगी। अगर हम जगह जगह बांध बना देंगे तो ये सब समस्याएं उत्पन्न होगी। ये देखिए किस तरह से पावर प्लांट बैठाया जाता है। जल विद्युत संयंत्र ये इसी तरह से काम करता है। धारा के प्रवाह को इधर से मोड़ दिया, ये नदी है और यहाँ टरबाइन लगा हुआ रहता है, ये घूमता है और इससे बिजली तैयार होती है और पावर सप्लाई होता है। यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में पावर सप्लाई किया जाता है। अब आइए देखते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। पहला, जैव मात्रा या बायोमास, कृषि व जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि। दूसरा है लकड़ी। लकड़ी जैव मात्रा में एक रूप है। लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे हानि क्या है, जलने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता है, अधिक ऊष्मा का ना देना, धुआं खूब देता है और ऊष्मा कम निकलता है। अतः उपकरणों की तकनीकी में सुधार करके परंपरागत ऊर्जा स्रोत की दक्षता बढ़ाई जा सकती है, जैसे लकड़ी से चारकोल बनाना। अगर हम लकड़ी से चारकोल बना लेंगे तो उसमें ऊष्मा ज़्यादा होगा। ये चारकोल क्या है, लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। लकड़ी O2 की सीमित मात्रा, और इससे बनता है क्या, चारकोल। चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है, क्योंकि चारकोल क्या है, लकड़ी से अच्छा ईंधन है। क्यों अच्छा ईंधन है, क्योंकि बिना ज्वाला के जलता है, अपेक्षाकृत कम धुआं करता है। कौन, चारकोल। चारकोल अपेक्षाकृत क्या करता है, कम धुआं करता है। तीसरा, ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। चारकोल में ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। आइए गोबर के उपले देखते हैं। जैव मात्रा का एक रूप, परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानियां। गोबर का जो उपला होता है, ग्रामीण क्षेत्र में इसको चिपड़ी कहा जाता है, इसको उपयोग करने से कई हानियां होती है। इसको देख लेते हैं। जैसे बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करना है, गोबर के उपले से बहुत अधिक धुआं उत्पन्न होता है। दूसरा, पूरी तरह दहन न होने के कारण राख का बनना, राख ज़्यादा होता है, परंतु तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग गोबर गैस संयंत्र में होने पर वह एक सस्ता व उत्तम ईंधन बन जाता है। आइए देखते हैं बायोमास क्या है। गोबर फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अवशिष्ट तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोमास का निर्माण होता है। अपघटन के फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन
तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसें उत्पन्न होती है। जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी टंकी से संचित किया जाता है, जिसे पाइपों द्वारा उपयोग में निकाला जाता है। जिसे क्या किया जाता है? पाइपों द्वारा उपयोग में निकाला जाता है। इस तरह से गैस ये बनाया जाता है। ये टंकी है गैस का, यहाँ संपाचित्र होता है। ये निर्गम टंकी है। ये उर्वरक का, और यहाँ गैस की ये है। ये गैस निकलता है, ये मिट्टी है, और यहाँ से गैस निकल रहा है, ये गैस। और इसी का उपयोग हम लोग घरों में ऊर्जा के रूप में करते हैं। आइए देखते हैं बायोगैस के लाभ। बायोगैस के क्या लाभ है? एक नंबर में जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। जैव गैस क्या है? एक उत्तम ईंधन है, क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। धुआं उत्पन्न किए बिना यह जलती है। इसको जलने में धुआं उत्पन्न नहीं होता है। तीसरा, जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति राख जैसा अपशिष्ट शेष नहीं बचता। चौथा है तापन क्षमता का उच्च होना। इसमें ताप की क्षमता क्या होती है? उच्च होती है। पांचवा, बायोगैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है। छठा, संयंत्र में शेष बची इस लड़ी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि उत्तम खाद के रूप में काम आता है। और सातवां है अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय है। जो अपशिष्ट पदार्थ हो गया उसको हम लोग खाद के रूप में खेतों में डाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं पवन ऊर्जा क्या है। ये भी हमारा ऊर्जा का एक स्रोत है। तो पहला है, इसमें सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रभाव होता है। पवन का क्या होता है? प्रभाव होता है। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है। पहला है, जल को कुओं से खींचने के लिए। दूसरा, अनाज चक्कियों को चलाने के लिए। तीसरा, टरबाइन को घुमाने में, जिससे जनित द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सके। परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पादन होता है, इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ स्थापित किया जाता है और यह स्थान पवन ऊर्जा फार्म कहलाता है। एकल चक्की से क्या होगा? कम ऊर्जा का उत्पादन होगा, और एक ही स्थान पर बहुत सारे पवन चक्कियों को लगाकर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, और ऐसे स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। आइए देखते हैं, पवन चक्की चलाने हेतु पवन गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। पवन ऊर्जा का लाभ है, पर्यावरणीय हितैषी है। पवन ऊर्जा से कोई हानि नहीं है। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उत्तम स्रोत है। ये एक बार खत्म हो गया तो हम दोबारा फिर ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत नहीं होता है। पवन चलने से बार बार लागत या खर्चा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में नहीं होगा। पवन ऊर्जा की सीमाएं क्या है? पवन ऊर्जा फार्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होगी। दूसरा है, लगातार 15 से 20 किलोमीटर पवन गति की आपूर्ति होनी चाहिए। तीसरा, अत्यधिक प्रारंभिक लागत होना, आरंभ में अत्यधिक लागत होगा। चौथा, पवन चक्की के ब्लेड्स की प्रबंधन लागत अधिक होती है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। विश्व में डेनमार्क को क्या कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है। यहाँ पवनें तेज चलती है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है। विश्व में भारत का पवन ऊर्जा उत्पन्न करने में कितना स्थान? 5वां स्थान है ये। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है, जो कि 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ है? तमिलनाडु में है, जो तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट स्थापित किया गया है, और इसमें 380 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। वैकल्पिक गैर परंपरागत स्रोत क्या है? प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि है, अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता है। ऊर्जा का जो है
वैकल्पिक स्रोत की आवश्यकता है और भी स्रोत की आवश्यकता है। कारण है जीवाश्म ईंधन सीमित है। यदि वर्तमान दर से हम उनका उपयोग करते हैं तो शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने हेतु जिससे कि वे लंबे समय तक चल सके। तीसरा, पर्यावरण को बचाने व प्रदूषण की दर कम करने के लिए वैकल्पिक या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता है। आइए देखते हैं सौर ऊर्जा क्या है। सूर्य द्वारा या सूर्य ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। सूर्य क्या है? ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर स्थिरांक 1.4 के जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर या 1.4 के 1.4 किलोवाट मीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के सतह पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में आने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इनका मान 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर है। सौर ऊर्जा की युक्तियाँ: पहला है सौर कुकर, दूसरा है सौर जल तापक, तीसरा है सौर सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत में स्थानांतरित करता है। सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके उपयोग किया जाता है सौर कुकर में और सौर जल तापक में। आइए देखते हैं सौर जल तापक क्या है। सौर तापक क्या है इसको देख लेते हैं। काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, अतः इन युक्तियों में काले रंग का प्रयोग किया जाता है। काला पृष्ठ क्या करता है? अधिक ऊष्मा का अवशोषण करता है, अतः इन युक्तियों में काले रंग का प्रयोग अधिक किया जाता है। दूसरा, सूर्य की किरणों फोकसित करने के लिए दर्पणों तथा कांच की शीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे पौधाघर प्रभाव उत्पन्न हो जाता है तथा उच्च ताप उत्पन्न हो जाता है। बॉक्स रूपी सौर कुकर। बॉक्स रूपी क्या है? सौर कुकर ऊष्मारोधी पदार्थ का बक्सा लेकर आंतरिक धरातल तथा दीवारों पर काला पेंट करते हैं। बॉक्स को कांच की शीट से ढकते हैं। समतल दर्पण को एक प्रकार समायोजित किया जाता है। अधिकतम सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर बॉक्स में उच्च ताप बना सकते। पहला है 2 से 3 घंटे में बॉक्स के अंदर का ताप 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ये है आपका सोलर भट्टी, जिसमें हम लोग पानी वगैरह को गर्म करते हैं। ये कुकर के रूप में काम करता है। उसमें एक कांच का प्लेट होता है, बाहरी बॉक्स है, इसमें काला रंग किया गया है। ये चारों ओर उष्मीय रोधक परत है ये, और ये बर्तन है, यहाँ से हम लोग खाना पकाते हैं। इसका लाभ देख लेते हैं। कोयला, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों की बचत होती है। दूसरा, प्रदूषण नहीं फैलता। तीसरा, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। चौथा, एक से अधिक खाना एक साथ बनाया जा सकता है। अब इसका हानि भी है। हानि क्या है उसको देख लेते हैं। रात के समय सौर कुकर का उपयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा, बारिश के समय इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तीसरा, सूर्य के प्रकाश का निरंतर समायोजन करना आवश्यक है ताकि यह उसके दर्पण पर सीधा पड़े। चौथा, तलने व बेकिंग हेतु इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं सौर सेल क्या है। सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में रूपांतरित करती है। एक प्रारूपी सौर सेल 0.5 से 4 देता है, जो लगभग 0.7 वाट विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकता है। तीसरा है, जब
विद्युत अधिक संख्या में सौर सेलों को समायोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। आगे देखते हैं सोलर सेल का लाभ और हानि। सोलर सेल का क्या लाभ है और क्या हानि है। पहला है गति, कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता, इसमें ये लाभ है। दूसरा, प्रचलन और रख रखाव की लागत अत्यधिक कम है। तीसरा है बिना किसी फोक्सन युक्ति के काफी संतोषजनक कार्य है। चौथा है सुदूर स्थानों में भी स्थापित कर पाते हैं इसको हम। पांचवा है पर्यावरण हितैषी होता है ये। हानि क्या, उत्पादन की प्रक्रिया महंगी है। दूसरा है विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। तीसरा है सौर सेलों को परस्पर समायोजित करने हेतु प्रयुक्त सिल्वर अत्यंत महंगा है। तो ये सोलर सेल का लाभ और हानि है। आइए देखते हैं सौर सेल का उपयोग। मानव निर्मित ग्रहों या उपग्रहों में सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। दूसरा, रेडियो तथा बेतार संचार यंत्रों, सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। तीसरा, ट्रैफिक सिग्नलों, परिकलन तंत्र तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं समुद्री ऊर्जा क्या है। ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं। इसमें है ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने और गिरने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न की जाती है। ताप में अंतर का उपयोग पृष्ठ जल तथा गहराई जल के में ताप का अंतर सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र OTEC में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब है कि ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। तरंग ऊर्जा से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया को उबालने में किया जाता है। द्रवों की वाष्प जनित के टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। अब इसका हानि भी है। आइए हानि को देखते हैं। बांध निर्मित किए जा सकने वाले स्थान सीमित हैं। तरंग ऊर्जा का व्यवहारिक उपयोग वहीं संभव है जहां तरंगें अत्यंत प्रबल है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का उपयोग दक्षतापूर्ण व्यापारिक दोहन अत्यंत कठिन है। आइए आगे देखते हैं भूतापीय ऊर्जा का उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं। भू का अर्थ होता है धरती और तापीय का अर्थ होता है उष्मा। धरती से हम उष्मा का उपयोग कैसे कर सकते हैं। पृथ्वी के तप्त स्थानों पर भूगर्भ में उपस्थित उष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जब भूमिगत जल तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। जब यह भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है तो इसका दाब बढ़ जाता है। उच्च दाब पर यह भाप पाइपों द्वारा निकाली जाती है जो टरबाइन को घुमाती है तथा विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसका लाभ है, इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं होती। दूसरा, प्रदूषण नहीं होता। इसका हानि है कि तापीय ऊर्जा सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध है। ताप स्थलों की गहराई में पाइप पहुंचाना मुश्किल एवं महंगा है। न्यूजीलैंड एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में तापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं। कहाँ पर? न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में। आइए आगे देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा क्या है। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यह दो प्रकार का होता है, नाभिकीय विखंडन ऊर्जा और नाभिकीय संलयन ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन क्या है? विखंडन का अर्थ है टूटना। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु यानी यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है, तो यह नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यूरेनियम 235 का उपयोग छड़ों के रूप में नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन की तरह किया जाता है।
आइए, नाभ की कार्यशैली क्या है इसका? कार्यशैली नाभिकीय संयंत्रों में नाभिकीय इंजन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग होते हैं, जिसमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। यह मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में। दूसरा है राणा प्रताप सागर राजस्थान में। तीसरा कलपक्कम तमिलनाडु में। नरोड़ा उत्तर प्रदेश में। पांचवा काकड़ापार गुजरात में। और है आपका केगा कर्नाटक में। आइए आगे देखते हैं, नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन दो हल्के नाभिक समानता हाइड्रोजन को जोड़कर एक भारी नाभिक हीलियम बनाना, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। दो हल्का नाभिक जैसे हाइड्रोजन को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। तो इस नाभिकीय संलयन में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसको हम समीकरण द्वारा इस तरह से देख सकते हैं। दूसरा है नाभिकीय संलयन हेतु अत्यधिक ताप व दाब की आवश्यकता होती है। तीसरा सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य में और तारे में जो ऊर्जा और जो चमक होती है वह किसके द्वारा होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। लाभ इसका है, देख लेते हैं लाभ। नाभिकीय ईंधन की अल्प मात्रा के विखंडन में ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा मुक्त होती है। दूसरा है CO2 गैस, ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न नहीं होती। हानि है नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के प्रतिष्ठान में अत्यधिक लागत है। दूसरा नाभिकीय विकिरण के रिसाव का डर बना रहता है। तीसरा नाभिकीय अपशिष्टों के समुचित भंडारण तथा निपटारा न होने की अवस्था में पर्यावरण संदूषण का खतरा रहता है। चौथा यूरेनियम की सीमित उपलब्धता है संसार में। आइए आगे देखते हैं, पर्यावरण विषयक किसी भी प्रकार की ऊर्जा का अधिक प्रयोग करने से वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः हमें ऐसे ऊर्जा स्रोत का ध्यान रखना चाहिए। एक नंबर में ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता हो, दूसरा सस्ता हो, तीसरा प्रदूषण मुक्त हो, चौथा है ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता हो। दूसरे शब्दों में ऊर्जा का कोई भी स्रोत पूर्णतः प्रदूषण मुक्त नहीं है। हम यह कह सकते हैं कोई स्रोत दूसरे स्रोत की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। उदाहरण है सौर सेल का वास्तविक प्रचालन प्रदूषण मुक्त है, परंतु यह हो सकता है कि युक्ति के समायोजन में पर्यावरणीय क्षति हो। कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है? आइए उसको देखते हैं। ऊर्जा स्रोत क्या है? ऊर्जा स्रोत सामान्य स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय, वे स्रोत जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम। नवीकरणीय स्रोत वे ऊर्जा के स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है, हम उसको पुनः निर्माण कर सकते हैं, ये लंबे समय तक समाप्त नहीं होते, जैसे पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने आज देखा वर्ग 10 का अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत और इसके गुणों के बारे में देखा। ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत से क्या हानि है, क्या लाभ है, इसके बारे में देखा। दोस्तों इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया जाए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों आप भी अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। NCERT बुक से जो भी मुख्य बिंदु होते हैं, जो भी वन लाइनर होता है, वो मैं लेके आता हूँ, जो आपके लिए बड़ा ही लाभदायक होगा प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।